कुछ दिन पहले की ओर मुड़ गया। मेघछाया नगर, वर्मा वंश निवास। वर्मा वंश निवास के सबसे गहरे हिस्सों से अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फैल गई। यह एक बहुत भयंकर आभा थी, इतनी कि तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत के कुलीन जैसे वरुण के हृदय में भी तीव्र भय की भावना उठ गई। फिर भी वरुण ने बिल्कुल चिंतित महसूस नहीं किया। इसके बजाय उनके चेहरे पर अत्यधिक प्रसन्न भाव दिखाई दिया और वे वास्तव में अपने हाथ लहराने और नाचने लगे। तीसरे चाचा ने भेद पार कर लिया। हा हा हा, तीसरे चाचा ने भेद पार कर लिया। आर्यवंश, तुम लोग पहले इतने अहंकारी थे, लेकिन तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे तीसरे चाचा इस पूरे समय एकांत में थे, झरना स्तर में भेद पार करते हुए। उनका भाव अचानक गंभीर हो गया और उन्होंने घोषणा की, अब से आगे मेघछाया नगर में कोई आर्यवंश नहीं रहेगा। हा 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 हा। जोर से हंसी का एक दौर सुनाई दिया और एक पतला बूढ़ा आदमी मुख्य सभा कक्ष में बड़े कदमों से आ रहा था। जैसे वह करीब आया, उसके शरीर से भयंकर शक्ति की लहरें लगातार फैलती रहीं। यह इसलिए था क्योंकि उसने अभी अभी भेद पार किया था और इसलिए अभी तक अपनी खुद की शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफल नहीं हुआ था। वह वरुण के तीसरे चाचा थे, वर्माजीत, एक मार्शल कला पागल। उन्हें सालों पहले पूरे वर्मावंश के शीर्ष कुलीन मार्शल कला योद्धा के रूप में सराहा जा चुका था। फिर भी वंश पर शक्ति रखने में ज्यादा रुचि नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने खुद को झरना स्तर में भेद पार करने के लिए एकांत में रखा था। यहां तक कि उनके खुद के वर्मावंश में भी कई वंशीय सदस्यों ने सब सोचा था कि वह बहुत पहले मर चुके हैं और उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई, क्योंकि उन्होंने सफलतापूर्वक झरना स्तर में भेद पार कर लिया था। यह पूरे मेघछाया नगर में अस्तित्व का सबसे मजबूत स्तर था, अपनी भारी शक्ति के साथ सभी प्रतिद्वंदियों को साफ करने के लिए पर्याप्त से अधिक। अभिवादन तीसरे चाचा। बधाई हो तीसरे चाचा। वरुण जमीन पर आधे घुटनों पर बैठ गए, उनका चेहरा अत्यधिक खुशी से भरा हुआ। हां उठो। वर्माजीत ने अपना हाथ उठाया। उनकी आंखें वरुण से हट गईं और वे बोले, विक्रम और दूसरों को वापस बुलाओ, मैंने उन्हें काफी वर्षों से नहीं देखा है। तीसरे चाचा, विक्रम? वाह, वह मर चुका है। वरुण दुख से घुटते हुए बोले। क्या? वर्माजीत ने अचानक मेज पर हाथ पटक दिया। धक। उत्कृष्ट चंदन की लकड़ी से बनी यह मेज तुरंत टूटे टुकड़ों में बदल गई। उनकी क्रोधित आंखें चौड़ी हो गईं और वे बोले, मेरे पोते को किसने मारा है? विक्रम वर्मा जीत का सीधा पोता था। उसने बाद वाले की प्रतिभा भी विरासत में ली थी और नतीजतन पाषाण भेड़िया संप्रदाय द्वारा शिष्य के रूप में लिया गया था। यहां तक कि चेतन या चिराग के पास भी इस तरह की प्रतिभा नहीं थी। आर्यवंश का वह छोटा कमीना अथर्व, वरुण ने तुरंत कहा। पाह। वर्मा जीत का हाथ जल्दी उठा और गिरा, वरुण को एक थप्पड़ देते हुए। उन्होंने उपहास किया, तो तुम क्या कर रहे हो? अभी भी यहां बैठे? तुम उस छोटे कमीने का सिर लेकर मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वरुण ने क्रोध की कोई भावना रखने की हिम्मत नहीं की। झरना स्तर के शक्तिशाली योद्धा के सामने वे एक भी उंगली नहीं उठा पाएंगे। वे जल्दी घुटनों पर बैठ गए और बोले, मैं विक्रम का बदला कैसे नहीं लेना चाहूंगा? बात बस इतनी है कि पाषाण भेड़िया संप्रदाय का एक बुजुर्ग उसका समर्थन कर रहा है, मैं उसे छू नहीं सकता। पाषाण भेड़िया संप्रदाय का एक बुजुर्ग? वर्माजीत की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। पाषाण भेड़िया संप्रदाय के सभी बुजुर्ग झरना स्तर पर हैं, जबकि वे खुद अभी अभी इस स्तर में भेद पार किए हैं। चाहे वह बुजुर्ग कोई भी हो, युद्ध में उससे मेल खाना असंभव होगा। लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने एक हम दिया और बोले, सबसे अधिक उस छोटे कमीने ने उस बुजुर्ग के साथ थोड़ा एहसान कमाया होगा। भले ही मैंने उसे मार दिया, वह बुजुर्ग कभी मेरे साथ खून की दुश्मनी घोषित करने का विचार नहीं करेगा। चलो मेरे साथ आओ और हम तुरंत आर्यवंश निवास की ओर दौड़ेंगे। चूंकि उसने मेरे पोते को मारने की हिम्मत की, तो मैं बदले में आर्यवंश के हर वंशीय सदस्य का वध कर दूंगा। वरुण बेशक अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्हें भय था कि वर्माजीत पीछे हट जाएंगे, लेकिन विक्रम की मृत्यु के कारण वर्माजीत क्रोध से अभिभूत थे। इतना कि उन्हें यहां तक कि पाषाण भेड़िया संप्रदाय के एक बुजुर्ग का भी भय नहीं था। व्यावहारिक रूप से
पूरा वर्मा वंश बाहर निकला, सब हत्या के इरादे से भरे हुए, जैसे वे आर्यवंश निवास की ओर अपना रास्ता बना रहे थे। सड़कों पर इतनी धूमधाम से चलना बेशक नगर के छोटे वंशों का ध्यान आकर्षित किया, जैसे वे सब तमाशा देखने के लिए बाहर आए। वर्मा वंश को क्या हो गया है? क्या वे किसी एक वंश के साथ युद्ध शुरू करने वाले हैं? आर्य वंश के अलावा कौन सा अन्य वंश वर्मा वंश के इतने बड़े आंदोलन के लायक है? वह सच नहीं हो सकता, सही है ना? आर्य वंश की शक्ति व्यावहारिक रूप से वर्मा वंश की शक्ति के बराबर है, और अगर इन दो महान वंशों के बीच युद्ध छिड़ जाए तो दोनों पक्ष सिर्फ नुकसान उठाएंगे। वर्मा वंश इतने मूर्ख नहीं हो सकते, सही है ना? नहीं, नहीं। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि वर्मा वंश को हाल ही में अच्छा समय नहीं मिल रहा? मैंने सुना है कि उनकी मुख्य आय का स्रोत आर्यवंश से पूर्ण दमन प्राप्त कर चुका है, और अब वे अपने नौकरों के वेतन भी नहीं चुका सकते। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना है। हाल ही में वर्मा वंश के कई नौकर और रक्षक सब चुपके से भाग गए हैं। क्या उनकी हालत इतनी बुरी है? तो कोई आश्चर्य नहीं कि वर्मा वंश अब सब कुछ लगा रहा है, वरना वे भविष्य में आर्यवंश द्वारा मिटा दिए जाएंगे। कम से कम अगर उन्होंने अब जुआ खेला तो उनके लिए जीत का मौका हो सकता है। वरुण ने अपने आसपास की चर्चाएं सुनी और अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान आने से खुद को रोक न सके। सब कुछ लगाना, वह कैसे हो सकता है? उनके पास अब झरना स्तर का शक्तिशाली योद्धा अपने पक्ष में लड़ रहा था, और वे आर्यवंश को मिटा देने वाले थे। सब कुछ लगाना? सिर्फ आर्यवंश को ऐसा करने की जरूरत थी, लेकिन यह सब व्यर्थ प्रयास होगा। झरना स्तर के शक्तिशाली योद्धा की एक उंगली सभी प्रतिरोध को दबाने के लिए पर्याप्त होगी। वर्मा वंश महान बाढ़ की तरह आगे बढ़ा, जबकि नगरवासी उनके पीछे आने वाले शो को देखने के लिए अनुसरण करते रहे। यह दो महान वंशों के बीच महान युद्ध था। अगर उनमें से कोई इसे चूक गया तो वे जीवन भर पछताएंगे। बहुत जल्दी वे नगर के पूर्वी तरफ से निकले और पश्चिमी तरफ पहुंचे, जहां आर्यवंश निवास स्थित था। इतने बड़े हंगामे के साथ इसने बेशक आर्यवंश के अंदर गड़बड़ी पैदा की। भुवनेश अभी अभी लौटे थे और वे तुरंत बाहर कदम रखे, अपने वंशीय सदस्यों के साथ पीछे। आर्यवंश मुखिया लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई। वरुण ने एक हाथ उठाया और वर्मा वंश के सभी वंशीय सदस्य अपने कदम रोक दिए। वे भुवनेश पर मुस्कुराए। उनका चेहरा आत्मसंतुष्टि से भरा हुआ, क्योंकि बहुत जल्दी उनके इस पुराने प्रतिद्वंद्वी को उनके सामने समर्पण में घुटनों पर बैठना होगा। भुवनेश ने भौहें सिकोड़ी। वे स्पष्ट रूप से बुरे इरादों के साथ आए थे। उन्होंने अपनी आवाज उठाई और बोले, भाई वरुण, इतने सारे लोग यहां लाए हैं, क्या तुम प्रदर्शन करने आए हो? हा 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 हा। वरुण जोर से हंसे। इससे पहले कि अचानक रुक गए, वे गहरी आवाज में बोले, सही है, मैं आज प्रदर्शन करने आया हूं। भुवनेश, तुरंत अपने वंश के सदस्यों को समर्पण करने का आदेश दो, और मैं कुछ कम लोगों को मारने पर विचार कर सकता हूं। वरुण, क्या तुम पागल हो गए हो? भुवनेश ने ठंडे स्वर में पूछा। यह एक विशाल मजाक था। तुम सोचते हो मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं? वरुण ठंडी हंसी हंसे। क्या तुम नहीं हो? भुवनेश ने वापस पूछा। बेशक नहीं, एक ठंडी आवाज घोषित की। एक लंबी पतली आकृति वाला बूढ़ा आदमी वर्मा वंश की पंक्तियों से निकला और वरुण के पास से गुजरा। उसका चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ। ये बूढ़ा आदमी कौन है? जो तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, वे सब इस रहस्यमय बूढ़े आदमी की पहचान के बारे में जिज्ञासु थे। क्या वर्मा वंश में ऐसा व्यक्ति था? ऐसा लगता है कि उसकी स्थिति वरुण से कमतर नहीं है। मुझे मिल गया, वह वर्माजीत हैं। एक बूढ़े आदमी ने अचानक आश्चर्य में हाँफते हुए कहा। सबने कहा कि वह बहुत पहले मर चुके हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि वह वास्तव में अभी भी जीवित हैं। भुवनेश बेशक वर्माजीत को पहचानते थे, हालांकि बाद वाले अब पिछली बार देखने से बहुत अधिक बूढ़े लग रहे थे। उन्होंने वर्माजीत की दिशा में अपनी बंद मुठ्ठियां उठाईं, अपने से पहले की पीढ़ी के किसी के प्रति सम्मान के संकेत के रूप में। लेकिन मुद्दा अब दो वंशों के गर्व से संबंधित था, इसलिए स्वाभाविक रूप से
वे आसानी से नहीं झुकेंगे। वे बोले, अगर वर्मा वंश युद्ध पर जोर देता है तो आर्य वंश का कोई सदस्य मृत्यु से नहीं डरता। हम तुम सोचते हो तुम मेरे वर्मा वंश के साथ बराबर खड़े होने के लायक हो? वर्माजीत ने एक हाथ बढ़ाया और भुवनेश पर दबाया। मैं तुम्हें पहले नीचे गिरा दूंगा। तुमने बहुत आगे बढ़ गए। भुवनेश ने जवाबी हमले में अपनी हथेलियां उठाईं। उन्हें अतीत में पूरे मेघछाया नगर के शीर्ष प्रतिभाशाली के रूप में सराहा गया था और इसलिए बेशक असाधारण शक्ति रखते थे। जैसे उनकी हथेलियां हिलीं, हथेली प्रहारों की 10 से अधिक छवियां देखी जा सकती थीं और हमले अत्यंत तेज थे। एक जुगनू चंद्रमा के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लायक कैसे हो सकता है कि कौन अधिक चमकदार है? वर्मा जीत की उंगली फैली और वास्तव में लगभग चक्की के पत्थर के आकार का एक विशाल हथेली दिखाई दी जो भुवनेश पर दबा रही थी। रूप दी गई मूल शक्ति, झरना स्तर। भुवनेश सदमे में हांफे, उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उन्होंने आखिरकार समझा कि वर्मा वंश को इतना आत्मविश्वास कहां से मिला। वर्माजीत ने वास्तव में झरना स्तर में भेद पार कर लिया था। लीली नीचे गिरी और सचमुच उसने भुवनेश को पूरी तरह दबा दिया और यहां तक कि उनका दांतन भी सील कर दिया। वर्तमान भुवनेश अब किसी साधारण व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली नहीं थे। हा 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 हा, वरुण जोर से हंसे। वे बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। इस लंबे समय से प्रतीक्षित दृश्य पर वे अत्यंत प्रसन्न थे। जिस क्षण से उन्होंने अपना आत्मिक आधार जागृत किया और साधना का मार्ग शुरू किया, उनकी हमेशा भुवनेश से तुलना की जाती रही, लेकिन भुवनेश की क्षमता हमेशा उनकी खुद की क्षमता से अधिक रही और वे सिर्फ दूसरे स्थान पर ही माने जा सकते थे। सौभाग्य से भुवनेश कभी झरना स्तर में भेद पार नहीं कर पाए, जिससे उन्हें आशा की एक हल्की किरण मिली। और अब ऐसा करीबी प्रतिद्वंद्वी जो हमेशा उन पर बोझ बना रहता था, वास्तव में इतनी आसानी से दबा दिया गया। वे इस पर कैसे उन्मत्त न हों, लेकिन साथ ही वे अत्यंत स्तब्ध भी थे। झरना स्तर सचमुच बहुत शक्तिशाली था। वर्माजीत ने अभी अभी भेद पार किया था और भुवनेश व्यावहारिक रूप से उनके सामने रक्षाहीन थे। सबको पकड़ लो, जो भी विरोध करने की हिम्मत करे बिना किसी अपवाद के मार डालो। उन्होंने ठंडे स्वर में आदेश दिया और अपने हाथ की एक लहर के साथ उनके पीछे वर्मा वंश के सभी मार्शल कला योद्धा आर्यवंश की ओर दौड़ पड़े, बहुत प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ते हुए। दूसरी ओर आर्यवंश अपने वंश मुखिया के दमन के कारण, साथ ही इस तथ्य के कारण कि विरोधी पक्ष के पास झरना स्तर का शक्तिशाली योद्धा था, उनके मनोबल में भारी गिरावट आई। इसलिए वे कोई प्रभावी प्रतिरोध नहीं खड़ा कर सके। तत्व संग्रह स्तर के कुछ वंशीय सदस्य भागने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी उन सबको वर्माजीत ने पीछा करके पकड़ लिया और एक हथेली के प्रहार से वे सब आधे मरे हुए पीटे गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वर्मा वंश के पास वास्तव में झरना स्तर का शक्तिशाली योद्धा त्रुप के पत्ते के रूप में अभी भी है। उन्होंने हाल ही में भेद पार किया होगा, वरना वे अब तक वापसी करने का इंतजार नहीं करते। कहावत कि हर कुत्ते का अपना दिन आता है सचमुच सही है। किसने सोचा होगा कि वर्मा वंश वास्तव में कहीं से भी विशाल वापसी कर पाएगा, ठीक उसी समय जब वे इतनी गंभीर स्थिति में धकेल दिए गए थे। वर्मा वंश के वंशीय सदस्यों के स्वभाव के अनुसार मुझे डर है कि आर्य वंश से कोई भी अपनी जान लेकर नहीं बच पाएगा। भविष्य में वर्मा वंश नगर का प्रभार संभालेगा और उसके बाद हमारे दिन शायद आसान नहीं होंगे। सभी दर्शक वर्माजीत की शक्ति पर आश्चर्यचकित थे, लेकिन आह भरने और सिर हिलाने से खुद को रोक भी नहीं सके। वर्मा वंश के सभी लोग अहंकारी और दबंग थे और भविष्य में जहां उनका वंश प्रभारी होगा, नगरवासी शायद कठिन समय से गुजरेंगे। आधे घंटे से भी कम समय में आर्यवंश के सभी वंशीय सदस्य व्यावहारिक रूप से पकड़ लिए गए। सिर्फ कुछ मात्र वंशीय सदस्य थे जिनके व्यवसाय आर्यवंश मुख्य निवास के बाहर थे, जो अस्थायी रूप से इस विपत्ति से सौभाग्य से बच गए। अथर्व कहाँ हैं? वर्माजीत भुवनेश के पास पहुंचे। उनकी आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ।
उन्होंने दूसरों को अथर्व की खोज का आदेश दिया था। फिर भी बाद वाला आर्यवंश निवास में कहीं नहीं मिला। हा हा हा! भुवनेश जोर से हंसे। मेरा बेटा पहले ही दिव्य प्रकाश अकादमी द्वारा शिष्य के रूप में ले लिया गया है। अगर तुम लोग उसके सिर के एक भी बाल को छूने की हिम्मत करो तो वह वर्षा देश के शाही परिवार पर युद्ध घोषित करने के बराबर होगा। वरुण पास आए और बोले, तुम्हारा वह कचरा बेटा दिव्य प्रकाश अकादमी में प्रवेश कर रहा है। तुम किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। भुवनेश थूके और बोले, मेरा बेटा न सिर्फ दिव्य प्रकाश अकादमी में प्रवेश करने जा रहा है, वह इस बार की महाक्षेत्र प्रतियोगिता का प्रथम स्थान चैंपियन भी है। भविष्य में वह कम से कम आध्यात्मिक सागर स्तर में भेद पार करने में सफल रहेगा। तो बस इंतजार करो। बकवास। वरुण उपहास किया। तुम्हारा वह कचरा बेटा महाक्षेत्र प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लेने का सपना देखता है। भुवनेश, तुम सचमुच कल्पनाओं में डूबे रहना पसंद करते हो कि तुम वास्तव में ऐसी हास्यास्पद कहानी का उपयोग करके हमें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो। वास्तव में अगर उन्होंने कहा होता कि अथर्व दिव्य प्रकाश अकादमी में प्रवेश करने में सक्षम है तो वरुण अभी भी उन पर विश्वास करते। आखिरकार विक्रम अथर्व से हार गया था, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि अथर्व ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। क्या विशाल मजाक है। इस बार की महाक्षेत्र प्रतियोगिता प्रतिभाशालियों का जमावड़ा था। पिछले महाक्षेत्र प्रतियोगिता के शक्तिशाली योद्धा जैसे चौथा राजकुमार, अजय और जिनवीर, साथ ही नए प्रतिभाशाली जैसे बैलीवीर और श्यामवीर थे। अथर्व कैसे जीत सकता था? तो क्या अगर उसे दिव्य प्रकाश अकादमी ने स्वीकार कर लिया है? जब तक उसने दिव्य प्रकाश अकादमी में कदम नहीं रखा, उसे दिव्य प्रकाश अकादमी का शिष्य नहीं माना जा सकता। वरुण का हत्या का इरादा बढ़ गया और फिर वे वर्माजीत से बोले, तीसरे चाचा, क्यों न हम सबको नगर के प्रवेश द्वार पर लटका दें और तब तक इंतजार करें जब तक अथर्व, वह छोटा जानवर, लौटे। फिर उन सबको मार डालें। बहुत अच्छा, हम वैसा ही करेंगे। मैं उस छोटे कमीने अथर्व का हृदय निकालना और फेफड़े खोदना चाहता हूं उसके सामने, और उसे भी अपना खुद का मांस और खून खोने का स्वाद चखाना चाहता हूं। वर्माजीत ठंडी हम दी। हमें सिर्फ लगभग 10 से अधिक को जीवित छोड़ने की जरूरत है। बाकी के लिए सबको मार डालो। वरुण गहरी आवाज में बोले। वरुण, तुम हिम्मत कैसे करते हो? भुवनेश गरजे। आर्यवंश के वंशीय सदस्य अकेले ही कुछ 100 की संख्या में थे और उनके नौकरों और रक्षकों को जोड़कर, जो उनके उपनाम को साझा नहीं करते थे, कुल 1000 से अधिक पहुंच गया। और अब सिर्फ लगभग 10 से अधिक जीवित छोड़े जाएंगे तो कितने लोग मारे जाएंगे? मैं क्यों नहीं हिम्मत करूं? वरुण ठंडी हंसी हंसे। यह वर्मा वंश की शक्ति स्थापित करना था। आर्यवंश के वंशीय सदस्यों के जीवन की बलि देकर मेघछाया नगर के नगरवासियों को यह बताना कि उनके वर्मा वंश का विरोध करने पर यही अपरिहार्य परिणाम होगा। मार डालो। उन्होंने जोर से चिल्लाया। पू पू पू। एक एक करके उनके सिर बिना किसी अपवाद के काट दिए गए। यह एक पूर्ण रक्त स्नान